डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ते समय जो सबसे आधारभूत बात है कि आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि आप बोल सकते हो और आर्थिक विकास, इन दोनों में मूलभूत अंतर कौन कौन से हैं, यानी वो कौन से पैरामीटर हैं जहां से ये बात अलग होगी कि आर्थिक विकास क्या है और आर्थिक समृद्धि क्या है। तो ये सारी बातें आज यहाँ पे हम लोग इस क्लास में समझने वाले हैं और आज क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में कौन कौन से मूलभूत अंतर हैं जो कि ये दोनों को अलग करते हैं। जबकि साधारण शब्दों में हम लोग यही समझते हैं कि आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक वृद्धि, ये सारी बातें एक ही हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति थोड़ा सा इससे अलग होती है। तो वही जो थोड़ा सा अलग स्थिति है, यहाँ पे आज वो बातें क्लियर होंगी आपकी, ठीक है। इस संबंध में एक परिभाषा दिया प्रोफेसर हिक्स ने, और हिक्स ने इन दोनों शब्दों के आधार पे एक अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने बताया था कि जो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं या अल्पविकसित देश होते हैं, उनकी समस्याएं होती हैं उपयोग में न लाए गए साधनों के विकास, ठीक। यानी उनकी जो समस्या होगी वो संबंधित होगी कि जो भी वहाँ पे साधन है, संसाधन है, उनका उपयोग नहीं किया गया। लेकिन उस देश को, उस अर्थव्यवस्था को अपने संसाधनों के बारे में ये पता है कि इनका उपयोग कैसे करना। कुल मिला के उनके उपयोग से वे भली भांति परिचित होते हैं। तो ये चीज़ बताया हिक्स ने कि ये अल्पविकसित देशों की समस्याएं होती हैं। तो इसको उन्होंने बोला कि ये विकास से संबंध रखेंगी, ठीक है। और फिर आगे बताया कि जबकि जो उन्नत देश होते हैं, यानी कि विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, इन देशों या इन अर्थव्यवस्थाओं की समस्याएं वृद्धि से संबंधित रखती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे साधन पहले से ज्ञात और किसी सीमा तक, यानी कुल मिला के ऐसे समझिए कि यहाँ पे क्या होगा कि जो भी संसाधन हैं उनका उपयोग भली भांति हो रहा होगा। सारी चीज़ों से उस अर्थव्यवस्था के जो भी मैनेज करने वाले होंगे, अर्थव्यवस्था को चलाने वाले होंगे, वो सब कुछ पहले से परिचित रहते हैं। तो एक छोटा सा अंतर स्पष्ट किया हिक्स ने कि अल्पविकसित देशों की समस्याएं संबंधित होंगी विकास से, यानी कि आर्थिक विकास से, और विकसित या उन्नत देशों की समस्याएं संबंधित होंगी वृद्धि से या समृद्धि से या आर्थिक समृद्धि से। एक परिभाषा से स्पष्ट भी हो जाता है ये बात कि विकास का संबंध होगा पिछड़े हुए देशों से, ऐसे देश जहां की साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ हो और उनके विकसित होने की संभावना हो। जबकि जो वृद्धि है, वृद्धि शब्द इसका प्रयोग होगा आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित देशों से या विकसित अर्थव्यवस्थाओं से। तो पहली चीज यहाँ पे ये क्लियर हो जाती है कि आर्थिक विकास का संबंध पिछड़े हुए देशों से होगा, जबकि आर्थिक समृद्धि का संबंध विकसित देशों से होगा। इस संबंध में शुम्पीटर ने भी एक परिभाषा दिया था और उन्होंने बोला कि वास्तव में विकास और वृद्धि, इन शब्दों का अर्थव्यवस्था से किसी भी प्रकार से संबंध ही नहीं है, ठीक है। फिर आगे बताते हैं कि दोनों में भेद परिवर्तन की प्रकृति और कारणों से, यानी दोनों में जो अंतर है, ये अंतर है परिवर्तन की प्रकृति और कारण। शुम्पीटर दोनों शब्दों में भेद को स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि विकास स्थिर अवस्था में एक निरंतर और स्वतः प्रेरित परिवर्तन है। क्या बताया, विकास जो है ये स्थिर अवस्था में एक निरंतर और स्वतः प्रेरित परिवर्तन है जो कि पहले से वर्तमान संतुलन अवस्था को हमेशा के लिए परिवर्तित और विस्थापित करता है। ये बताया कि ये होता है विकास। आगे फिर इन्होंने बताया जबकि वृद्धि जो होगी, यानी कि समृद्धि होगी, आर्थिक समृद्धि होगी, ये जो होगी ये दीर्घकाल में होने वाले क्रमिक तथा सतत परिवर्तन से संबंधित होगी, जो कि बचत और जनसंख्या की दर में धीरे धीरे वृद्धि के द्वारा आती है। शुम्पीटर की ये जो परिभाषा थी, इसको ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों ने स्वीकृत किया, फिर बाद में इसमें सुधार भी किए। तो
दो प्रकार की हम लोगों ने परिभाषाएं देखा, एक हिक्स की देखा, दूसरी शुम्पीटर की देखा। दोनों ने अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश किया कि क्या होता है आर्थिक विकास, क्या होता है आर्थिक समृद्धि। जो एक निष्कर्ष निकल के आएगा इसको चलिए देखते हैं। तो निष्कर्ष ये मिला कि आर्थिक वृद्धि का संबंध देश की प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में एक मात्रात्मक निरंतर वृद्धि से है, जो कि उसकी श्रम शक्ति, उपभोग, पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार यानी वृद्धि के साथ होती है। जबकि दूसरी ओर जो आर्थिक विकास की अवधारणा है ये एक विस्तृत अवधारणा है। ये आर्थिक आवश्यकताओं, वस्तुओं, प्रेरणाओं, संस्थाओं में गुणात्मक परिवर्तन, इन सबसे संबंधित है। ठीक, तो इस तरह से जो है हम लोग समझ सकते हैं। अभी आगे और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि इन दोनों में अगर अंतर किया जाए प्रकृति के आधार पे, तो जो आर्थिक वृद्धि होगी यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ये इसकी वृद्धि जो होगी वे स्वाभाविक, क्रमिक व स्थिर गति वाला परिवर्तन होगा इसमें। साथ ही साथ इसमें केवल उत्पादन में वृद्धि आवश्यक होगी। जबकि अगर आर्थिक विकास को देखा जाए तो आर्थिक विकास प्रेरित और औसतन गति वाला परिवर्तन होता है, इसमें स्थिर प्रकृति नहीं पाई जाएगी। साथ ही साथ इसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ तकनीकी और संस्थागत परिवर्तनों का होना भी आवश्यक होता है। फिर देखें अगर सामाजिक न्याय के बारे में, तो आर्थिक वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय आवश्यक नहीं है। जबकि आर्थिक विकास में उत्पादन और आय में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय भी आवश्यक होता है। पूर्व निर्धारित लक्ष्य की प्रकृति के आधार पर देखें तो आर्थिक वृद्धि में विशिष्ट उद्देश्य और लक्ष्य पूर्व निर्धारित नहीं होते, जबकि आर्थिक विकास में उद्देश्य व लक्ष्य पूर्व निर्धारित होते हैं। तो ये कुछ मूलभूत अंतर हैं। अभी और अच्छे से अगर देखें तो आर्थिक समृद्धि के बारे में चलिए देखते हैं। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय निश्चित समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से होता है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, इन सब में अगर वृद्धि हो रही है तो हम लोग कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। 1970 के दशक में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास इन दोनों को एक ही माना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान समय में इसमें अंतर हो चुका है। दोनों में अंतर को समझा जा चुका है। अभी जो वर्तमान समय में है तो यहाँ पे आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की एक भाग के रूप में देखी जाती है। साधन लागत पे व्यक्त वास्तविक घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय को हम लोग सामान्यतः आर्थिक समृद्धि की आय के रूप में स्वीकार करते हैं। जो आर्थिक विकास होगा, आर्थिक विकास से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाता है। किसमें? आर्थिक विकास में। इसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर और दीर्घकालिक वृद्धि होती है। साथ ही साथ जनता के जीवन स्तर और सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है, यानी कि इसमें आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों चरों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो आर्थिक समृद्धि एक मात्रात्मक संकल्पना होगी, जबकि आर्थिक विकास एक गुणात्मक संकल्पना होती है। अगर देखा जाए कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास और अच्छे से इनके अंतर को देखा जाए तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास ये समान प्रतीत होने वाली अवधारणाएं हैं, लेकिन दोनों तकनीकी दृष्टि से समान नहीं हैं और थोड़ा सा अंतर इसमें देखने को मिलेगा। वो सारे के सारे अंतर यहाँ पे हैं, आप लोग इसको देखिएगा। आर्थिक विकास दर क्या होती है इसको देख लीजिए। सकल घरेलू उत्पादन में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास की दर कहलाती है। इसका फार्मूला, अगर आपको आर्थिक विकास दर ज्ञात करना है तो पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की जीडीपी में परिवर्तन, इसको आप डिवाइड करेंगे पिछले वर्ष की जीडीपी से और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज की आर्थिक विकास हो रही है। आर्थिक समृद्धि दर को अगर निकालना है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में परिवर्तन की दर ये कही जाती है आर्थिक समृद्धि दर।
तो इसको राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर भी कहते हैं। इसका फार्मूला जो होगा, आर्थिक समृद्धि दर अगर आपको निकालना है तो पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के एनएनपी में परिवर्तन, वृद्धि या कमी जो भी हो रही है, इसको आप डिवाइड करेंगे पिछले वर्ष की एनएनपी से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ से आप आर्थिक समृद्धि दर ज्ञात कर सकते हैं। अभी जो अपने इंडिया के संदर्भ में देखा जाए तो भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक समृद्धि दर जो होगी ये आर्थिक विकास दर की तुलना में कम होती है। आर्थिक वृद्धि और विकास की माप, ये भी एक चर्चा का विषय है, विवाद का विषय है। अनेक अर्थशास्त्रियों ने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए, कुछ संस्थाओं ने अलग दिए। कोई बोलता है प्रति व्यक्ति आय को इसका आधार मानना चाहिए, कोई बोलता है राष्ट्रीय आय को मानेंगे। तो इस तरह से कई सारे पैरामीटर हैं। तो कुछ चीज़ों को यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे, जैसे कि इसके संबंध में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के क्या विचार थे। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, इन्होंने सोना चांदी की मात्रा, विदेशी व्यापार की मात्रा, इन सब को आर्थिक विकास का मापदंड माना। ठीक है। एडम स्मिथ और समकालीन अर्थशास्त्रियों ने शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की मात्रा का अधिक होना ही आर्थिक विकास को माना था। फिर कार्ल मार्क्स आते हैं और उन्होंने अधिकतम सामाजिक कल्याण का आधार समाजवाद या साम्यवाद को माना। इसलिए मार्क्स के अनुसार समाजवाद ही आर्थिक विकास का मापदंड होता है। जे एस मिल ने तो सहकारिता को आर्थिक विकास का मापदंड माना। ठीक है। तो जो भी क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, उन्होंने जो सिद्धांत बताए वो एकाकी थे, उनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं था। उसके बाद फिर आते हैं आधुनिक अर्थशास्त्री। ठीक है। तो जो आधुनिक अर्थशास्त्री थे, इन्होंने आर्थिक विकास के लिए उत्पादन के साथ साथ वितरण को भी महत्व दिया। और आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विकास के लिए किसी एक तत्व को मापदंड नहीं माना। उनकी दृष्टि में आर्थिक विकास के लिए सभी आवश्यक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्थान है और इन सब तत्वों के परिणाम स्वरूप ही किसी देश में आर्थिक विकास होता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक विकास के कुछ प्रमुख मापदंड इस प्रकार से हैं। इसमें राष्ट्रीय आय हुआ, प्रति व्यक्ति आय हुआ, आर्थिक कल्याण है। फिर आर्थिक विकास के कुछ निर्देशांक हैं, जैसे कि सामाजिक या मूलभूत आवश्यकता सूचक, क्रय शक्ति क्षमता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक और भी अन्य निर्देशांक। तो इनके आधार पे बताया आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कि इन्हीं के आधार पे आर्थिक विकास को हम लोग माप सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो आप, ये थोड़ा सा गुस्से में आ गए हैं। इनका कहना है कि ठीक है, राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का आधार हमने मान लिया, लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं। तो इसी बात पे ये नाराज हो गए हैं, देख रहे हैं। और नाराज होकर के इन्होंने बताया कि आर्थिक विकास को मापने का जो राष्ट्रीय आय का मापदंड है, उसकी भी कुछ सीमाएं होंगी और सीमाओं को बताना तो बहुत ही आवश्यक है। ठीक। तो जैसे कुछ कठिनाइयां होंगी, अब उन कठिनाइयों को देखते हैं। जो राष्ट्रीय आय होगी ये सदैव मुद्रा में ही मापी जाती है, लेकिन बहुत सी वस्तुएं और सेवाएं ऐसी भी होती हैं जिनका मुद्रा में मूल्यांकन करना ही कठिन होता है। इसी बात पे ये नाराज हो गए। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय आय की गणना करने में किसी वस्तु या सेवा को कई बार गिनने की आशंका बनी रहती है। इन्होंने बोला कि आपने ये सब भी नहीं बताया, तो अभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। थर्ड पॉइंट, राष्ट्रीय आय के माप में हस्तांतरण भुगतान जैसे कि पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, इन सब को शामिल करने में कठिनाइयां भी होती हैं। तो ऐसी तमाम कठिनाइयां थी जिस बात को अगर न बताया जाए तो ये नाराज हो जाते हैं। तो इनकी नाराजगी को दूर करने के लिए बता दिया गया कि ठीक है, राष्ट्रीय आय को तो हम मान लेते हैं आर्थिक विकास के मापक के रूप में, मापने के पैमाने के रूप में, लेकिन यहाँ पे भी कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। तो पहले से इन कठिनाइयों से अवगत रहना चाहिए। ठीक। उसके बाद प्रति व्यक्ति आय का नंबर आता है और प्रति व्यक्ति आय के पहले पक्ष में तर्क देखते हैं हम लोग। जैसे पहला पॉइंट, जीवन स्तर में सुधार। आर्थिक विकास में वर्तमान रुचि का मुख्य कारण है अर्थ विकसित देशों के निवासियों का जीवन स्तर सुधरना, और इसके लिए है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम बढ़े। सेकेंड पॉइंट है आर्थिक कल्याण में वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों में जनसंख्या विशेषकर से एशिया के देशों में देखा जाए तो ये अधिक बढ़ी है। तो यदि हम इसकी उपेक्षा कर दें तो आर्थिक कल्याण की वृद्धि का कोई भी अर्थ नहीं होगा। साथ ही साथ विगत वर्षों में जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय दोनों में ही वृद्धि हुई।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय की अपेक्षा अधिक रही है। उसके बाद प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि। तो आर्थिक विकास के लिए प्रति व्यक्ति उत्पादन भी बढ़ना अनिवार्य है, और इस बढ़ती हुई उत्पादकता का सही सूचक बढ़ती हुई प्रति व्यक्ति आय है, न कि राष्ट्रीय आय। ये हो गए प्रति व्यक्ति आय के पक्ष में तर्क। अभी देखते हैं प्रति व्यक्ति आय के विपक्ष में तर्क। कुछ समस्याएं भी होंगी, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के बावजूद भी प्रति व्यक्ति उपभोग की मात्रा कम रहती है, तो ये इसके विपक्ष में तर्क हुआ। साथ ही साथ ऐच्छिक रूप से या अनिवार्य रूप से बचतों का अधिक होगी अगर, तो ये भी समस्या होगी। धन का असमान वितरण होना, ये भी एक समस्या है। यानी कि आर्थिक विकास का ये सूचक भी मानव जाति के अंतिम लक्ष्य या आर्थिक कल्याण के प्रति तटस्थ बना रहता है। आर्थिक कल्याण वाले को देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय हुआ, प्रति व्यक्ति आय हुआ, आर्थिक कल्याण का पॉइंट। कुछ अर्थशास्त्री, उन्होंने आर्थिक कल्याण को आर्थिक विकास का उचित मापदंड माना, और उन्होंने बताया कि ऐसी प्रक्रिया को आर्थिक विकास माना जाता है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक आय व उपभोग में वृद्धि होती है, और उसके साथ साथ आय की असमानताओं का अंतर भी कम होता है, और देश के निवासियों को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। ठीक है। ओकन और रिचर्डसन, इन्होंने बताया कि आर्थिक विकास ये भौतिक समृद्धि में एक ऐसा अनवरत दीर्घकालीन सुधार है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते हुए प्रवाह में प्रतिबिंबित समझा जा सकता है। तो संक्षेप में देखा जाए तो जीवन स्तर मुख्य रूप से उपभोग के स्तर पर निर्भर करेगा। इसीलिए देश में बढ़ता हुआ उपभोग व जीवन स्तर ही आर्थिक विकास का अभिसूचक है। इसकी भी कुछ लिमिट होगी, सीमाएं होंगी, उसको भी चलिए देख लेते हैं। जैसे कि आवश्यक नहीं है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि का अर्थ आर्थिक कल्याण में सुधार ही हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय बढ़ने पर भी उसका वितरण न्यायपूर्ण नहीं होगा, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा? गरीबों के उपभोग स्तर में किसी भी प्रकार की वृद्धि ही नहीं होगी, और जब वृद्धि ही नहीं होगी तो फिर कैसा आर्थिक कल्याण? समाज के कुछ लोग धनी ही बने रहेंगे और जो गरीब हैं और गरीब होते जाएंगे। तो और दूसरा पॉइंट बताया कि उपभोग और जीवन स्तर ये अत्यंत भ्रामक शब्द हैं जिनकी निरपेक्ष माप ही नहीं संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कल्याण के दृष्टिकोण से हमें केवल ये नहीं देखना चाहिए कि क्या उत्पादन किया जा रहा, बल्कि इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि इसका उत्पादन कैसे होता है। तो वास्तविक राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ने से संभव है कि अर्थव्यवस्था में वास्तविक लागतों और सामाजिक लागतों में वृद्धि हुई हो। उदाहरण के लिए देख सकते हैं जैसे कि उत्पादन में वृद्धि अधिक घंटे तथा श्रमशक्ति की कार्यकारी अवस्थाओं में गिरावट के कारण अगर हो, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन बढ़ने पर भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। आर्थिक विकास के मापक के निर्देशांक विभिन्न अर्थशास्त्रियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इन सब ने सामाजिक व आर्थिक निर्देशांकों के द्वारा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के स्तर को मापने का प्रयास किया। 3 पॉइंट: सामाजिक या मूलभूत आवश्यकता सूचकांक या सूचक, दूसरा क्रय शक्ति क्षमता सूचक, और तीसरा मानव विकास सूचक। इन्हीं के आधार पे जो है वैश्विक स्तर की जितने भी संस्थाएं हैं वो एक इकोनॉमी की, एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास को मापते हैं। तो अब ये क्या होते हैं? मानव विकास सूचकांक, क्रय शक्ति क्षमता सूचकांक, इन सबको हम लोग आगे और डिटेल में अच्छे से देखेंगे। तो फिलहाल एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक समृद्धि क्या होती है, कैसे इन दोनों में अंतर को स्पष्ट किया जाए, कैसे अंतर को समझा जाए, वो सारी बातें यहाँ पे क्लियर होती हैं। अभी जो इसमें एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक बचता है, मानव विकास सूचकांक वाला हुआ, क्रय शक्ति क्षमता सूचकांक वाला हुआ, मूलभूत आवश्यकता सूचक, ये सारे के सारे हम लोग डेवलपमेंट की आगे की क्लासेज में करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे आज की क्लास कंप्लीट होती है, खत्म होती है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको ज़रूर अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पे आज की क्लास खत्म।